रॉन्ग कर दें, जो सही होगा वो अपने आप आ जाएगा, होता है। वो टेक्निक सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच बता रहे। कोई ये दो टेक्निक सीख जाता है ना प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स किसी एग्जाम में नहीं रुकता। गेम है, सिंपली गेम है प्रीलिम्स, टोटली मतलब नॉलेज से कभी नहीं सिर्फ नॉलेज से कभी नहीं निकलेगा। समझ में आ रही बात? नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, उसके बियॉन्ड तुमको ये सारे तिगड़म जुगाड़ जो कहते हैं ना, वो लगाने पड़ते हैं। और जो नहीं लगाएगा ना, वो सच बता रहे, उसका प्रीलिम्स नहीं निकलता है। ईगो में मत लगा लेना कि पढ़ के ही निकालेंगे प्रीलिम्स, नॉलेज से ही निकालेंगे प्रीलिम्स। हम अपना एक्सपीरियंस बताएं, जब हम प्रीलिम्स दिए थे ना, तो मुझे सिर्फ प्रीलिम्स हम लोग 3 राउंड में सॉल्व करते हैं। पहले में वो सारे सॉल्व करते हैं जिसमें हम 100% श्योर है कि ये सारा सही होगा। सेकेंड राउंड में वो सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें 50-50 डाउट है, ये डाउट है मतलब। थर्ड राउंड में वो सारे सॉल्व करते हैं जिसमें 3 ऑप्शंस में डाउट है या वाइल्ड गेस करना है मेरे को। जब हम पहला राउंड सॉल्व किया ना, मुझे सिर्फ 9 क्वेश्चन आते थे 100 में से, मतलब सिर्फ 100 में से 9 क्वेश्चन में हम श्योर शॉट थे कि यही आंसर होगा। लेकिन पेपर खत्म होते होते आई अटेम्प्टेड 99 क्वेश्चंस और मेरे फाइनल मार्क्स बने थे 108, और उस समय का कट ऑफ जनरल का गया था 85-86 के आसपास। समझ में आ रही है बात? तो प्रीलिम्स सिर्फ नॉलेज से नहीं निकलता है। कोई अगर कहेगा नहीं सिर्फ नॉलेज से ही निकाले, समझ में आई बात? प्लीज नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, उसके बियॉन्ड ये सारी चीजें करके जाना। समझ में आया बात? समझ में आया? ये सारी चीजें ऑप्शनल पे किसी को डाउट है कि ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना है? ऑप्शनल डाउट है, ऑप्शनल पे सबको डाउट है, उसको हम लोग एड्रेस कर लेते हैं। कोई स्पेसिफिक डाउट है आप लोगों का? अच्छा ठीक है, तो आई आंसर दिस अलग से तुमको, ठीक है? मैं इन जनरल ऑप्शन पे बात करता हूँ कि ऑप्शनल डिसाइड कैसे करें। देखो ऑप्शनल मेंस में ना ऑप्शनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जनरल आप सबको स्ट्रक्चर पता है ना एग्जाम का, ऐसा नहीं कि मुझे बताना पड़ेगा ऑप्शनल क्या होता है, ये तो किसी कोई ऐसा नहीं है, सबको पता है ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल एक सब्जेक्ट कोई चूज करना पड़ता है, उसके 2 पेपर्स होते हैं, ये सबको पता है, 250 नंबर्स के। अब ऑप्शनल में क्या है ना, ऑप्शन मेंस में क्या होता है ना, जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। GS4 एथिक्स होता है, ऐसे का एक पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। टोटल 9 पेपर्स होते हैं मेंस में, ठीक है? हिंदी इंग्लिश का मार्क्स काउंट नहीं होता है, बस क्वालिफाइंग होता है। ऑप्शनल का 2 पेपर जो होता है ना, वो सबसे डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है कि आप मेंस क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे। जीएस में ना अगर आप मार्क्स उठा के देखोगे ना, तो ऑन एन एवरेज बच्चों के जो मेंस लिखते हैं ना, उनका जीएस में मार्क्स मोर और लेस सेम रहता है, 10, 15, 20 नंबर का ही गैप रहता है, उससे बियॉन्ड किसी का गैप नहीं रहता। समझ में आ रही है बात? लेकिन ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे मैक्सिमम गैप क्रिएट कर सकते हैं। रिलेटिव एग्जाम है यार, इसको हमेशा ध्यान में रखो। मेरा सिलेक्शन डिपेंड कर रहा है ये कैसा बच्चा परफॉर्म कर रहा है। समझ में आ रही बात? अगर मेरे को ऑप्शनल में 250 कितना हो गया, 500 में से अगर मेरे को 350 मार्क्स भी आ रहे हैं, अगर इसको 360 आ जाएंगे तो ये सेलेक्ट होगा, हम नहीं सेलेक्ट होंगे। समझ में आ रही है बात? तो ऑप्शनल बहुत ज्यादा है, इसमें तुम गैप क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज्यादा गैप क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया? तो ऑप्शनल डिसाइड कैसे करें? ऑप्शनल का सबसे पहला डिसीजन का बेसिस होना चाहिए मेरे हिसाब से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शनल के लिए। आप जीएस पढ़ सकते हो 10 दिन, हो जाएगा। ऑप्शनल 10 दिन में पढ़ के नहीं होगा। ऑप्शनल में मिनिमम 3 से 4 महीना तैयारी लगती है अच्छे से, तो उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ लोगे। ऑप्शनल का सिलेबस ऑनर्स लेवल का सिलेबस होता है, यूपीएससी में दिया हुआ है। आपको इंटरेस्ट होनी चाहिए पहला चीज। अगर आपका ग्रेजुएशन है उस सब्जेक्ट में और आपको इंटरेस्ट है, बेस्ट है, आप अपना उस ऑप्शनल को रखो, वो तो बेस्ट होता है। जिसका अगर मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स था, मेरा इंटरेस्ट भी इकोनॉमिक्स था, मेरा ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स था। समझ में आ रही बात? अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को ऑप्शनल में रखो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इंटरेस्ट के बाद होता है रिसोर्सेज। उस ऑप्शनल का रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं यूपीएससी के लिए। मैथ्स का बहुत अच्छा बुक है, लेकिन मैथ्स का यूपीएससी के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं। इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छे बुक्स हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए अच्छा रिसोर्स है कि नहीं। समझ में आ रही है बात? तो यूपीएससी के लिए रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं, ये दूसरा होना चाहिए। तीसरा, अगर कोई गाइडेंस, कोई मेंटोरशिप, कोई फ्रेंड, कोई ऐसा मेरे को मिल जाए जो मेरे को हेल्प हो जाए, वो अगर मिल गया ना,
तो इजी हो जाती है ऑप्शनल की तैयारी, समझ। तो ये 3 पैरामीटर्स मेरे हिसाब से होने चाहिए, इंटरेस्ट है कि नहीं, रिसोर्सेस, और तीसरा गाइडेंस या मेंटरशिप काइंड ऑफ। समझ में आया बात? इस 3 पैरामीटर्स में आप अपना ऑप्शनल डिसाइड करो। सबसे कन्वीनियंट ऑप्शनल में से एक होता है जैसे PSIR बहुत बच्चे लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके अच्छे रिसोर्स अवेलेबल है, इसका रिसोर्स बहुत डिफाइंड है और दिया हुआ है, बच्चे उतना पढ़ते हैं और मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन होता है। सोशियोलॉजी कम सिलेबस, छोटा सिलेबस, कम टाइम में कवर कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। पबैड डिफाइंड सिलेबस कर सकते हैं। साइंस के बच्चों के लिए एंथ्रो डिफाइंड सिलेबस, UPSC एग्जाम के लिए रिसोर्स अवेलेबल है, बहुत से बच्चे लेते हैं, समझ में आ रही बात। मैथ्स कम बच्चे लेते हैं क्योंकि एक तो सिलेबस ही बहुत वास्ट है और दूसरा UPSC स्पेसिफिक रिसोर्सेज बहुत कम है, हर जगह उसका रिसोर्स नहीं मिलता है, समझ में आया बात। तो मैथ्स, किसी को मैथ्स लेना है क्या? कोई मैथ्स का सोचता है? मैथ्स ले सकते हो आप, ग्रेट ऑप्शनल। AIR 1 कनिष्क कटारिया इज मैथ्स ऑप्शनल 2018 के। उनका आप मार्क्स देखोगे ना, उनका जनरल स्टडीज का मार्क्स इज वेरी एवरेज, बहुत एवरेज है, लेकिन ऑप्शनल में उन्होंने 360 नंबर लिया है, वो सोच रहे हो, वहीं पे मार्क्स डिफरेंस क्रिएट कर लिए मैथ्स में। लेकिन फिर उनका जब तुम इंटरव्यू सुनोगे ना तो बताते हैं मैं अपनी तैयारी के 6-7 महीने, एटलीस्ट एक साल में 6-7 महीने तो मैं सिर्फ ऑप्शनली पढ़ा हूं। लेकिन जो मैथ्स ऑप्शनल लेते हैं ना, उसका सिलेबस इतना वास्ट है कि मैक्सिमम टाइम ऑप्शनल की तैयारी में जाता है। GS फिर तुम्हारा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, समझ में आ रही बात। तो अपना ऑप्शनल ये सारे फैक्टर्स को सोच के लो और प्लीज ऑप्शनल की तैयारी कर लेना। और जिसको सीरियसली अटेम्प्ट देनी है ना एग्जाम की, वो एक दिमाग में हमेशा लेके चलना है। जैसे अगर मेरे को 2025 में अटेम्प्ट देना है तो 2024 के दिसंबर तक या 2025 के जनवरी तक मेरा ऑप्शनल का एटलीस्ट एक रीडिंग हो जाना चाहिए। एक रीडिंग और बेसिक नोट्स और एक रीडिंग अगर मेरा हो गया ना, तो बहुत इजीली तुम रिवाइज करके टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के बाद लगा सकते हो, समझ में आ रही बात। लेकिन कोई ये जो सोच रहा है प्रीलिम्स हो जाएगा तब ऑप्शनल की तैयारी करेंगे, नहीं हो पाएगा, फिर टाइम ही नहीं बचता, समझ में आ रही है बात। ऑप्शनल सबको समझ में आया? समझ में आ गया ऑप्शनल की बात? और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो लिटरेचर भी आप ऑप्शनल रख सकते हो। हाँ होता है, लेकिन लोग लेने वाले लेते हैं। जैसे हिंदी लिटरेचर जो है उसका बहुत डिफाइंड कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में, समझ रहे हो, UPSC के लिए तो बहुत बच्चे लेते हैं हिंदी लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। आपका क्या क्वेश्चन था सर? इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर, ठीक है, उसमें पहला पार्ट से जैसे प्री इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर, प्री इंडस्ट्री, उसमें जो कोचिंग वाले जो नोट्स, उसमें बहुत सारा डेटा रहता है, बहुत सारा। तो डेटा अपने आप से रिफाइन कर लो। ये इन जनरल GS के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे GS3 में डेटा लिखना पड़ता है आंसर में, तो अपने हिसाब से डेटा निकालो। एक टॉपिक का 1-2 डेटा सफिशिएंट है। जैसे आप बताए प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में ड्रेन ऑफ वेल्थ, कितना पैसा ब्रिटिशर्स ले गए अपने साथ, उसका 2 फिगर्स याद कर लो, दैट्स इनफ। उससे ज्यादा आप लिख भी नहीं पाओगे एग्जाम में, जगह ही नहीं। समझ में आ रही है बात? बेसिक डेटा याद कर लो। ग्रोथ का क्या डेटा था उस टाइम पे पर कैपिटा इनकम क्या था उस टाइम पे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का क्या, एक डेटा है, समझ में आ रहा है। बहुत एक्सेस ऑफ डेटा भी अच्छा नहीं होता, समझ में आ रहा है बात। बेसिक डेटास कर लो, मोर देन इनफ। समझ में आ रही बात? जैसे आप इकोनॉमिक्स में तो जो जीएस का तो सिलेबस है, ऑप्शनल का तो सिलेबस होता क्या ना, इन जनरल ऑप्शनल का ये ट्रेंड है ना कि ऑप्शनल का जो पेपर 1 होता है वो पूरा थ्योरी होता है। पेपर 2 जो होता है ना वो इंडियन पर्सपेक्टिव से होता है या अप्लाइड होता है। जैसे हम लोग का इकोनॉमिक्स जैसा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स पेपर 1 में पूरा थ्योरी है, माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पेपर 2 का नाम है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का पूरा सिलेबस ओवरलैपिंग है GS3 के साथ, समझ रहे हो? तो ये होता है। ज्योग्राफी सेम, पेपर 2 बहुत सारा एप्लीकेशन है इस पे। PSIR बहुत सारे एप्लीकेशन पेपर 2 इस पे। हर पेपर का, हर ऑप्शनल का यही सीन है। पेपर 2 का एप्लीकेशन GS में बहुत ज्यादा होता है। अगर आप साइंस का कोई ऑप्शनल नहीं लेते हो, मैथ्स छोड़ दो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दो ना, तो हर पेपर का कोई ना कोई एप्लीकेशन आपका GS में मिल जाता है। समझ में आ रही बात? तो है। अब इकोनॉमिक्स का तो बहुत ज्यादा है। और कोई क्वेश्चन तुम लोग का है बताओ। सिलेबस कोई डिफरेंस नहीं है, ऑप्शनल में लिखने का तरीका बदल जाता है। जैसे
इस पे हम लोग एड्रेस कर रहे थे, आंसर लिखने का तरीका बदल जाता है। जैसे हम ज्योग्राफी जीएस में भी लिखेंगे, ज्योग्राफी हम ऑप्शनल में भी लिखेंगे, हम इकोनॉमिक्स जीएस में भी लिखेंगे, इकोनॉमिक्स हम ऑप्शनल में भी लिखेंगे, आंसर जैसे लिखेंगे उसका तरीका बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इन्फ्लेशन के बारे में पूछेगा, इन्फ्लेशन आप सबने सुना है ना, इन्फ्लेशन महंगाई जो बढ़ती है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का जीएस में क्वेश्चन आएगा तो बहुत जनरल हम लिखेंगे, इन्फ्लेशन का बढ़ने का ये रीजन है, एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं हो पाया, एग्रीकल्चर फेल हो गई, सप्लाई चेन का दिक्कत है, समझ रहे हो, ये सब जनरल पॉइंट्स लिखेंगे। जब हम ऑप्शनल में लिखेंगे हम टू द पॉइंट स्पेसिफिक लिखेंगे, हर चीज डेटा के साथ लिखेंगे, इकोनॉमिस्ट को कोट करेंगे, समझ में आ रहा बात, पेपर्स को कोट करेंगे, थिंकर्स को कोट करेंगे, कोई रिसर्च पेपर्स आए उसको कोट करेंगे, एग्जाम्पल्स कोट करेंगे, समझ रहे हो, मॉडल्स का नाम लिखेंगे, इन्फ्लेशन का मॉडल्स लिखेंगे, फिलिप्स कर्व को कोट करेंगे, समझ में आ रही बात। तो कंटेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा इनरिच्ड कंटेंट हम लोग ऑप्शनल में लिखते हैं और जीएस में जनरल कंटेंट लिखते हैं, जेनेरिक। जो एक आम देखो जीएस का पेपर जो है ना वो नॉर्मल जनरल प्रोफेसर चेक कर रहा है, ऑप्शनल का पेपर जो है ना वो ऑप्शनल के सब्जेक्ट के जो प्रोफेसर है वो चेक करते हैं, समझ में आ रही है बात। तो ऑप्शनल का हर एक सब्जेक्ट का अपना लैंग्वेज होता है ना, जैसे तुम किस सब्जेक्ट से हो, विच सब्जेक्ट आर यू फ्रॉम, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का अपना कुछ लैंग्वेज होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं उसमें, जैसे तुम्हारा टेक्टोनिक शिफ्ट, ये सब कुछ अपना हर सब, जैसे इकोनॉमिक्स में मेरा है यूटिलिटी है, आप सबने सुना होगा, फिर तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये सारे जार्गन्स कहते हैं इसको, हर सब्जेक्ट का अपना शब्दकोश होता है, उसको तुमको ऑप्शनल में ज्यादा लिखना पड़ता है, जीएस में कम लिखना पड़ता है, समझ में आई बात। तो ये मेजर होता है। किसी और कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलो। जैसे यूपीएससी का जो एग्जाम है लॉन्ग जर्नी का होता है, तो इस दौरान में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो जीएस का जो मेरा ग्रुप है या फिर लगता है इसको इम्पोर्टेंट है, उसको फिर मान लीजिए ऑप्शनल पे हम तैयारी नहीं कर पाते, फिर मैथमेटिक्स से लिंक सब्जेक्ट उसमें तैयारी नहीं कर पाते, तो फिर हम उसमें फिनिश कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो यार, बिल्कुल। क्योंकि इसमें प्रीलिम्स के समय ये देना रहता है कि ये ऑप्शन नहीं, प्रीलिम्स के जब तुम फॉर्म भरते हो तभी भरना पड़ता है, जब पहली बार हम लोग फॉर्म भरते हैं ना तभी ऑप्शनल भरना पड़ता है कि यही ऑप्शनल, वो चेंज नहीं होता। फॉर्म भरने से पहले तुम चेंज कर सकते हो, समझ में आई बात। और किसी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है? सेम यार, सेम, बस जेपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस का पढ़ने का तरीका बदल जाता है। कैसे? जेपीएससी या स्टेट पीसीएस में ना फैक्चुअल चीजें थोड़ा ज्यादा पूछी जाती है, आर्टिकल्स ज्यादा पूछेंगे तुमसे, इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्स पूछते हैं। यूपीएससी में जनरली फैक्ट्स नहीं पूछते, समझ में? यूपीएससी में जनरली एनालिटिकल चीजें पूछते हैं, एनालिसिस पूछते हैं। जैसे यूपीएससी में तुम पढ़ोगे, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट का एग्जांपल देते हैं, आर्टिकल 19 में लिबर्टी है, फ्रीडम है, फ्रीडम है हमें हर चीज में आर्टिकल 19 में। यूपीएससी में पूछेंगे कि लिबर्टी और ये सारी चीजें फ्रीडम हमें किस आर्टिकल में दी, स्टेट पीसीएस में पूछेंगे आर्टिकल 19। यूपीएससी में पूछेंगे लिबर्टी इन इंडियन पॉलिटी मीन्स व्हाट, ऐसे पूछेंगे। इन ब्रॉडर सेंस लिबर्टी इन इंडियन पॉलिटी मीन्स व्हाट, समझ रहे हो? एनालिसिस पूछते हैं, समझ में आई बात। ये हम एक्चुअल एग्जांपल्स बता रहे हैं, प्रीलिम्स में आया है 2 साल पहले, लिबर्टी पे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे, कमिटेड जुडिशरी, ये सब आया। कमिटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ये सब पूछते हैं, समझ में आ रहा है? एनालिसिस पूछते हैं। और स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल चीजें पूछते हैं, सोर्सेज सेम रहती है, समझ में आया बात। तो ये बस तरीका ये बदल जाता है, समझ में आया? और किसी कोई क्वेश्चंस है? बिल्कुल करता है, अभी तो वही चीज, सेम चीज हम बताए कि तुम्हारा अगर ओवरलैपिंग सिलेबस है, जैसे इकोनॉमिक्स का ओवरलैपिंग सिलेबस है तो हेल्प करता है, किसी का ज्योग्राफी है ओवरलैपिंग सिलेबस है हेल्प करेगा, किसी का पीएसआईआर है ओवरलैपिंग सिलेबस है हेल्प करता है। ऑप्शनल पे डिपेंड करता है, समझ में आई बात। तुम्हारा ऑप्शनल क्या है? पीएसआईआर का तो बहुत एप्लीकेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन तुमको जीएस2 में हेल्प करेगा, फिर तुम्हारा पॉलिटी में हेल्प करेगा, समझ में आ रहा है? ये 2 सब्जेक्ट में तुम्हारा एकदम हेल्प करता है, पबैट में भी हेल्प करेगा। एक ये हम लोग ये स्लाइड देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स किसी को जानना है? देखो बुक लिस्ट मैंने बता दी, बुक लिस्ट बता दी, आप तैयारी शुरू कर सकते हो। टोटली कॉल कैसे आपको तैयारी करनी है आप अपने हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ इनपुट पॉइंट्स जो मैं देना चाहूँगा जो लिटरली हेल्प करता है, जो इन जनरल आपको बाकी टॉपर टॉक्स इस पे नहीं मिलेंगी। पहली चीज, आप ना
यूपीएससी में ना देखो क्या होता है ना, यूपीएससी में सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, यूपीएससी में ना आपको थोड़ा एक इवॉल्व्ड पर्सनालिटी चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैं अपने लबासना का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि लबासना में ना मैक्सिमम जो ऑफिसर ट्रेनीज थे ना, उनका एक ओवरऑल जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है। मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं ना, हर कॉलेज में ऐसे बच्चे होते थे जो सिर्फ पढ़ाई करते थे, सिर्फ पढ़ते हैं। समझ में आ रही बात? सिर्फ पढ़ना। अगर आप सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे हो ना तो दिस इज द टाइम फॉर यू। आप एक अपना पर्सनालिटी ओवरऑल अच्छा करने की कोशिश करो प्लीज। ओवरऑल अच्छा करने का मतलब क्या? पहला चीज, एक मल्टी डायमेंशनल सोच प्लीज बढ़ाना। मल्टी डायमेंशनल सोच मतलब क्या? हम किसी भी चीज का ना एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मतलब हम किसी भी चीज को सोचेंगे ना अलग अलग डायमेंशंस में सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को सोचना है, मान लो मेरे को महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचना है, टॉपिक है, तुम्हारे स्टेट पीसीएस में भी पूछ सकते हैं, यूपीएससी में तो पूछते ही पूछते हैं। समझ में आया? तो उसको जब हम सोचते हैं ना तो उसको मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव में सोचेंगे। हम विमेन एम्पावरमेंट का पॉलिटिकल डायमेंशन भी देखेंगे, उसका इकोनॉमिक डायमेंशन भी देखेंगे, उसका सोशल भी देखेंगे, उसका इंटरनेशनल भी देखेंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल विमेन एम्पावरमेंट के बारे में मान लो मेरे से पूछा गया, मेंस में पूछा गया या इंटरव्यू में पूछा गया, तो मेरे को एक इवॉल्व पिक्चर देना है। हम बताएंगे कि कैसे पॉलिटिकल डायमेंशन में विमेन एम्पावर्ड नहीं है, उसमें हम एग्जांपल्स दे सकते हैं। पंचायत आपने सबने देखा राइट, उसमें प्रधान कौन रहती है, पर काम कौन करता है? पति। सरपंच पति, प्रधान पति का कंसेप्ट इस देश में चलता है। आप लोगों को कोई गांव से आता होगा तो सबको पता होगा, ये रियलिटी है। विमेन के लिए सीट्स रिजर्व्ड है, वो सिर्फ नाम के लिए, काम उनके पति करते हैं या बेटे करते हैं या भाई करते हैं। समझ में आ रहा है बात? ये पॉलिटिकल डायमेंशन है। जुडिशियल डायमेंशन में देखेंगे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो टॉप मोस्ट जुडिशियल पोजीशंस हैं, वहां पे विमेन जजेस कितने हैं? 10%, 12%, दैट्स इट। जबकि इन जनरल इंडिया में 50-50 का रेशियो चलता है विमेन मेन का, पर हायर जुडिशरी में ओनली लेस देन 15%। रिप्रेजेंटेशन कम है ना, पार्लियामेंट में हमारे विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, 16-17% के आसपास है। दैट्स इट। पॉलिटिकल डायमेंशन देखे। इकोनॉमिक डायमेंशन पे हम सोचेंगे, विमेन को पे गैप है। आपके घर में एक रेजा काम करने आती है, एक मिस्तर काम करने आता है, तो जो आदमी रहता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है, रेजा को कम पैसा मिलता है। अगर आपको नहीं पता है तो है, होता है। एक मेल एम्प्लॉय को ज्यादा पैसा मिलता है, एक फीमेल एम्प्लॉय को कम मिलता है सेम काम के लिए। ऑलमोस्ट 45-50% का गैप है, इसको पे गैप कहा जाता है। इकोनॉमिक डायमेंशन हुआ। मैक्सिमम जो कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, उसके जो सबसे टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स के पोस्ट होते हैं, विमेन वहां तक नहीं पहुंच पाती। विमेन के लिए ग्लास सीलिंग है, ग्लास सीलिंग कहा जाता है इसको, कि विमेन के लिए शीशा का एक दीवार है, वो नहीं तोड़ के ऊपर जा पाती। डुअल बर्डन है। कोई अगर बाहर काम करने वाली औरत है तो उसको बाहर काम करके आती है तो उसको घर में भी काम करना पड़ता है। एक पति बाहर काम करके आता है तो उसको घर में काम नहीं करना पड़ता है ना। इसको डुअल बर्डन कहते हैं वुमेन पे। ये इकोनॉमिक डायमेंशन हो गया। सोसाइटल डायमेंशन पे हम आएंगे। सोसाइटल डायमेंशन में देखेंगे, सोसाइटी पैट्रियार्की हमारे यहाँ है, सोसाइटी में पैट्रियार्की है, पितृसत्ता जिसे कहते हैं, है राइट। कल्चरल डायमेंशन पे आएंगे। कल्चर में आदर्श बहू किसे दिखाया गया है? सास बहू सीरियल देखते हो, आदर्श बहू इज गोपी बहू। गोपी बहू देख, आप में से कोई गोपी बहू का नाम सुने हो? आदर्श बहू वो होती है जो कि सैक्रिफाइसिंग होती है, घर में रहती है, घर का खाना बनाती है, सैक्रिफाइस करती है, दबती है। कोई बहू अगर रिबेल कर गई तो वो खराब है। ये सोसाइटी का, कल्चर का पर्सपेक्टिव है हमारे यहाँ, समझ लो। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ो ना तो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से प्लीज पढ़ना। समझ में आ रही है बात? उससे आपका मेंस बहुत इजीली हो जाता है, आपके पास पॉइंट्स ज्यादा रहते हैं और इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा आंसर दे पाते हो। और इन जनरल आपको होना भी चाहिए। आप अगर सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो तो आपको हर चीज का मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। आपका जो एक डिसीजन है ना, आप प्राइवेट कंपनी में काम करते, अगर आपसे कोई गलती हो जाती तो उससे सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता? कंपनी को लॉस होता। यही ना होगा यार। अगर हम प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, मेरा डिसीजन गलत हो गया, कुछ छोटी सी गलती हो गई तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। कुछ गलत कर दिया, कोई सीए गलत कर दिया तो कंपनी को पेनल्टी देना पड़ जाएगा, फाइन देना पड़ जाए, इतना ही होगा।
लेकिन जब तुम सिविल सर्विस में रहते हो ना यार, तुम्हारी गलती से सिर्फ लॉस नहीं होता, किसी की जान चली जाती है। समझ में आ रहा है बात? झारखंड में 2016-17 के आसपास एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। एक बहुत ओल्ड ट्राइबल लेडी थी, ठीक है, उनके पास क्या किया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबको पता है ना, पीडीएस राशन मिलता है, उसको आधार से सीड कर दिया गया था, आधार और फिंगरप्रिंट से सीड कर दिया गया था। समझ में आ रहा है? मतलब आधार दिखाना पड़ेगा या फिंगरप्रिंट को लगाना पड़ेगा तभी मिलेगा। अब उस लेडी के पास क्या हुआ, उस लेडी के पास आधार नहीं था, और बूढ़े हो जाने के बाद ना फिंगरप्रिंट भी थोड़ा ये हो जाता है, आप किसी अपने बूढ़े का देखोगे उसका स्किन पूरा ये हो जाता है, तो उसको उस वजह से खाना नहीं मिल पाया जो कि उसको मिलना चाहिए था, और उस वजह से उसकी डेथ हो गई। टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं, अच्छी चीज के लिए ला रहे हैं, लेकिन उसके वजह से खराब एस्पेक्ट भी तो हो रहा है। मेरे को कुछ ऐसा बनाना चाहिए था ना, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनाना चाहिए था कि नहीं, कि अगर किसी के पास बाई चांस आधार नहीं होगा, बाई चांस उसका फिंगरप्रिंट नहीं काम किया, कुछ तो ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ना, वो भूखे तो नहीं मरने देंगे हम उसको। समझ में आ रही है बात? तो तुम उस सर्विसेज की ओर एस्पायर कर रहे हो जहां पे तुम्हारा एक डिसीजन का वैल्यू ना किसी का लाइफ है, और सिर्फ एक लाइफ नहीं यार। मान लो कभी रायट ब्रोक आउट हो जाता है तो जो मजिस्ट्रेट रहता है उसके डिसीजन पे सारी चीजें ऑपरेट होती हैं, या अगर कहीं कमिश्नरेट है तो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है उसके डिसीजंस पे सारे एक्शंस लिए जाते हैं। रांची में पिछले साल रायट ब्रोकआउट हो गया था, मेन रोड में हुआ था ना, 2 लोगों को गोली लग गई थी, किसी का डिसीजन था ना गोली चलाने देने का। वो तुमको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है, नहीं चलाएंगे तो क्या होगा। समझ में आ रही है बात? तो तुम्हारा डिसीजन से सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा है, तुम्हारा डिसीजन से किसी की जिंदगी लॉस हो रही है। समझ में आ रही बात? इसलिए तुमको एक बहुत ब्रॉड पिक्चर में हर चीज सोचना पड़ता है, बहुत मल्टी डायमेंशनल वे में सोचना पड़ता है। समझ में आ रहा है बात? और ये ट्रेनिंग में नहीं सिखाते, ये तैयारी में ही सीखनी पड़ती है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आया? पहला चीज। दूसरा चीज, कभी प्लीज एक्सट्रीम ओपिनियंस मत रखना किसी भी टॉपिक को लेके। एक्सट्रीम मतलब कि ये एकदम गलत है या ये एकदम सही है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन बहुत डिबेट करने वाला टॉपिक है। बहुत लोग का, हम लोग इन जनरल पोलराइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, पोलराइज्ड है सोसाइटी। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बोलता है कि ये सब चीज इसमें अच्छा है, रिजर्वेशन में सब चीज अच्छा है, कभी नहीं हटाना चाहिए। एक सेक्शन बोलता है इसका सब चीज खराब है, हटा देना चाहिए। पर एज अ प्रोस्पेक्टिव सिविल सर्वेंट तुम्हें एक बैलेंस्ड बीच का रास्ता हमेशा होना चाहिए। हमेशा किसी भी टॉपिक पे तुम्हारे पास एक बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए, बीच का रास्ता, मिडिल पाथ, जो मध्य मार्ग कहते हैं बुद्धिज्म में, वो प्लीज रहना कि रिजर्वेशन में ये चीज अच्छा है, पर उसके साथ ये चीज खराब भी है, इसको ठीक करने के लिए ये करना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तुम्हें अच्छी चीज भी पता होनी चाहिए, तुम्हें खराब